Guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the 8th chapter of ACCA F7, and the name of the chapter is Other Standards. So guys, before I start, I would tell you कि ये जो chapter है this is more on theory और understanding basis. इसमें practical questions ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम questions है practical, mostly theory के हैं. तो इस chapter में तुम्हें बहुत सारे concepts जो हैं वो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर लर्निंग. ठीक है, मैं कॉन्सेप्चुअली तुम्हें वो पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज़ है वो, कैसे वो चीज़ आई है, बट तुम्हें इसमें लर्निंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तभी तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ठीक से आंसर कर पाओगे. हालांकि जो लर्निंग है दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी तुम्हें पता ही होंगी, बट स्टिल थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये मान के चलना ये एक तरह से थोरेटिकल चैप्टर है, नॉट प्रैक्टिकल. मिक्स ऑफ बोथ यू कैन से, बट लर्निंग करनी है इसमें. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस. तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स. जैसा कि तुम सबको मैंने बोला था एक रजिस्टर, उसमें ये लिख दो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज दिस. सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है? वो बात करता है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि हमें कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्ट करनी है वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि अगर हम किसी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें होंगी उसमें, कैसे कर सकते हैं हम. चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पहले एक एसेट था जिसकी लाइफ पहले 10 ईयर्स थी. 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स या 3 ईयर्स लेटर हमने उसका लाइफ जो थी वो रिवाइज करी और अब पता चला कि वो अगले 10 साल भी चल जाएगी. सो दैट इज चेंजिंग इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. एंड लास्ट इज करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स. अब प्रायर पीरियड आइटम्स बेसिकली क्या होते हैं? जैसे F3 में तुमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें सस्पेंस अकाउंट वगैरह बनता था. तो उस चैप्टर में जो हम एरर्स जो पुराने थे उनको ठीक करते थे, उनको कहाँ कहाँ कैसे कैसे शो करने, उनका क्या इफेक्ट आएगा. F3 में तो हमने सिर्फ इसकी जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी. ठीक है, और यहाँ पे हम इस चैप्टर का ये पढ़ेंगे कि उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ किस चीज़ में क्या आएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में बताई जाती हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग पॉलिसीज. अब अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ी सी डेफिनेशन और इसकी लर्निंग. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जैसा मैंने बताया था कि बुक्स बनाते हुए हम कौन कौन सी पॉलिसी दिखाना चाहते हैं. जैसे डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगेगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड लगेगा, उसके बाद स्टॉक को हम कॉस्ट में दिखाते हैं या एनआरवी में दिखाते हैं, एसेट्स को हम रेजिडुअल वैल्यू पे दिखाते हैं या कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे दिखाते हैं. हमने पढ़े थे ना कि एसेट्स को हम किन किन वैल्यू पे दिखा सकते हैं चैप्टर में F7 में. तो वो चीज़ कि कोई भी पॉलिसी हम लगा सकते हैं. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 रिक्वायर्स एन एंटिटी टू सिलेक्ट एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज कंप्लाइंग विद IFRS स्टैंडर्ड्स. जो भी IFRS स्टैंडर्ड्स में है वही पॉलिसी लगानी है. एंड इंटरप्रिटेशंस टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें वो वाली पॉलिसीज लगानी है जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी बनेंगी आर रेलिवेंट टू इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ द यूजर्स. जो भी बैलेंस शीट के हमारे यूजर्स होते हैं, ये ऑलरेडी तुम सब बच्चों को पता होगा कि हु आर यूजर्स ऑफ बैलेंस शीट. स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं. ठीक है, उन सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में वो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी. रिलायबल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट फेथफुली द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द एंटिटी. कि फेथफुली मतलब सब कुछ सही दिखाना है, सच दिखाना है, कुछ भी गलत नहीं दिखाना. रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस
अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस नॉट मियरली इन लीगल फॉर्म। बेसिकली हमें वो पॉलिसी सिलेक्ट करनी है कि जो चीज़ें बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी नहीं शो कर सकते तो हमें अगर उनको बाहर शो करना पड़े तो हम उसको शो करें। जैसे हमारी पॉलिसी हमने चैप्टर पढ़ा था F3 में, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व्स, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ कौन सी कब कब कहाँ दिखानी है F3 में, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। पढ़ना नहीं है हमें वो चैप्टर, यहाँ पे सिर्फ पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, सिर्फ लर्निंग करनी है, ठीक है। कि रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस नॉट मियरली इन लीगल फॉर्म, आर न्यूट्रल दैट इज फ्री फ्रॉम बायस, आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसमें लॉसेस को कंसिडर करके हमने ये चीज़ दिखी है कि हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते आगे जाके हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके इतने लॉसेस हो सकते हैं तो उनको हम पहले ही अपनी बुक्स में दिखा दें। एंड आर कंप्लीट इन ऑल मटेरियल आस्पेक्ट। ऑल मटेरियल आस्पेक्ट मीन्स कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन से यूज़र का माइंडसेट चेंज हो सकता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स में दिखानी है। तो इस पूरे का क्रक्स ये है, मैंने क्यों तुम्हें पहले पढ़ाया अब समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले समझा देता तो शायद तुम ना पढ़ते। इस पूरे का क्रक्स ये है, हमें वो वाली प्रिंसिपल, पॉलिसीज, कन्वेंशन एंड रूल्स यूज़ करने हैं जिससे हमारी जो बुक्स बने वो फ्री फ्रॉम बायस हों एंड हमारी बुक्स हर तरीके से कंप्लीट हों कि किसी को कुछ भी यूज़ करना हो तो हमारी बुक से यूज़ कर सके। दिस इज़ हाउ वी हैव टू यूज़ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब नेक्स्ट आता है चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अगर हमने कोई पॉलिसी चेंज करनी है, जैसा कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आ रहे हैं, तो क्या होगा। द जनरल रूल इज दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉर्मली अनचेंज फ्रॉम पीरियड टू पीरियड टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवर टाइम। मतलब जितनी भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते। हम नॉर्मली सारी पॉलिसीज ईयर बाय ईयर 2016, 2017, 2018, लेट्स से 2019, चारों सालों में जो भी हमारे प्रॉफिट्स आएंगे या सेल्स होंगी वो हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब हम सेम पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी चेंज करने से तो प्रॉफिट में फ़र्क पड़ जाएगा। अब अगर हर साल हम पॉलिसी चेंज करते रहे तो ये प्रॉफिट जो हमारा चेंज होगा दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हमारी काम से तो होगा, लेकिन पॉलिसी चेंज की वजह से भी प्रॉफिट में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस से प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है। तभी बिजनेस की परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए हम कभी भी पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस नहीं करते। जनरली बहुत ही स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हमें पॉलिसी में चेंज करना पड़ता है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। IAS 8 रिक्वायर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी चेंज ओनली इफ द चेंज, ओनली तभी हम चेंज कर पाएंगे इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय IFRS स्टैंडर्ड। के स्टैंडर्ड में कुछ अपग्रेडेशन आई और स्टैंडर्ड ने बोला, नया जो स्टैंडर्ड का रूल आया कि आपको ये चीज़ करनी है, तभी चेंज करना पड़ेगा। और द चेंज रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि वो जो चेंज आएगा उससे और ज़्यादा रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले सारे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते थे, अब मोस्टली जितने भी बिजनेसेस हैं वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जस्ट एन एग्जांपल, तो अगर सारे के सारे रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहे हैं और मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करता रहूँगा, सो दैट विल नॉट बी गुड ऑन माई पार्ट, क्योंकि सारे बोलेंगे यार हर बिजनेस रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा है तो तुम भी करो, क्योंकि वो भी तो कुछ सोच के कर रहे हैं ना। देयर मे बी मोर रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो तुम भी वो चीज़ करो। देन हो सकता है हमें वो चेंज करना पड़े, ठीक है। So these are the rules when we can change the policy. Otherwise अपनी मर्जी से हम कभी भी कोई चीज़ नहीं कर सकते कि मन क्या स्ट्रेट लाइन मेथड, मन क्या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। A change in accounting policies occurs if there is a change in, ये change in accounting policies कब होती है? Recognition that is an expense is now recognized rather than an asset. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या हुआ था, हम पहले किसी एसेट को एक्सपेंस दिखाते थे, या सॉरी हम एक एसेट बनाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया, जस्ट एन एग्जांपल, कि बिल्डिंग में अगर आप ऊपर ये शेड्स वगैरह बनाओगे तो ये शेड की जो कॉस्ट है ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था एसेट को स्टार्ट करने से पहले का खर्चा या एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। हम ये चीज़ दिखा रहे थे,
लेकिन बाद में कोई रूलिंग आ गई, बाद में कोई जजमेंट आ गई, बाद में लॉ में लिखा आ गया क्लियर कट कि अगर इन केस हमारे एसेट में कोई भी चेंज आया या इन द सेंस हमने कुछ भी ये चीज़ करी, शेड्स वगैरह लगाए, तो शेड्स आर नॉट टू बी कैपिटलाइज, मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, हमें उसको अपना एक्सपेंस दिखाना है। हम तो उसको अभी तक कैपिटलाइज करते आ रहे थे, बट बाद में पता लगा उसको एक्सपेंस दिखाना है, तो इसीलिए हम उसका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे। प्रेजेंटेशन, डेप्रिसिएशन इज नाउ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब जैसे हम नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बट हमें स्पेसिफिकली बाद में कोई रूलिंग आ गई जिसमें लिखा हुआ है कि अगर मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगी तो मशीन की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होगी, क्योंकि मशीन की जो डेप्रिसिएशन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो चीज़ बन रही है उसमें मशीन चल रही है। अब जैसे हम कहते हैं लेबर का एक्सपेंस डायरेक्ट होता है, तो लेबर का खून पसीना निकलता है तो मशीन का भी तो खून पसीना निकलता है। अब मशीन का जो खून पसीना निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, वियर एंड टियर ऑफ मशीन। तो उसको भी हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। मेजरमेंट बेसिस स्टेटेड एसेट्स एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट रादर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हमें लगता है कि एसेट्स को हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाना है रादर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, तभी हम ये चेंज इन पॉलिसी कर पाएंगे। ठीक है, इसी रीजन की वजह से अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस हो सकते हैं अगर स्टैंडर्ड में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है या इनकी वजह से ज़्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन आ रही है। अदरवाइज हम अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, द रिक्वायर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज दैट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहला, द चेंज वुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इट मीन्स जिस साल से रिलेट है उस साल से लेकर अब तक। जैसे मैं अपने जैसे ये था, मैंने अपना जो बिल्डिंग के ऊपर एक शेड बनाई थी, मैंने इसको अपना एसेट दिखा दिया, और अगर मैंने इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया तो ऑफ कोर्स इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। अब हुआ ये, कोई रूलिंग आ गई, कोई लॉ में लिखा आ गया कि ये चीज़ जो स्पेसिफिक होती है इसको हमें एक्सपेंस दिखाना है। अब 4 साल हो चुके हैं, तो मैं 4 साल पहले बुक्स में जाऊंगा एंड आई विल चेंज दैट टू, मतलब बुक्स में चेंजेस नहीं करूंगा, मैं एस्टिमेट करूंगा कि 4 साल पहले अगर मैं इसको एक्सपेंस दिखाता तो प्रॉफिट में क्या चेंज आता और एसेट में क्या चेंज आता, और अगले 3 सालों में, फोर्थ ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो 4 साल पहले प्रॉफिट में क्या चेंज आता, एसेट में क्या चेंज आता, सेकेंड ईयर में इसका इम्पैक्ट क्या होता, थर्ड ईयर में क्या होता, और करंट ईयर में क्या होता। तो वो जितना भी वैल्यू ऑफ चेंजेस आएंगे वो सारे के सारे चेंजेस मैं फोर्थ ईयर में दिखाऊंगा, उसका इम्पैक्ट कि 4 सालों में प्रॉफिट में इतना चेंज आया उसकी वजह से, और 4 सालों में एसेट में इतना चेंज आया उसकी वजह से, जो मुझे अब ठीक करना है। ये कैसे करना है, ये एक क्वेश्चन आगे आएगा, वहां मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं समझना। बस तुम्हें इतना समझना है कि द चेंज शुड अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली विद एन एडजस्टमेंट टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक तरह से प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट्स में अब तक क्या चेंज आया है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन शुड बी रीस्टेटेड अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिबल टू डू सो। हमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दोबारा से बनानी है सारी की सारी, मतलब जैसे हम रेशियोज हर साल निकालते थे, कैश फ्लोज हर साल बनाते थे, हमें वो सारे के सारे चेंज करने हैं, बट अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो नहीं करने। अगर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, इतना टाइम भी नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है, बट वैसे करना पड़ेगा। If the adjustment to opening retained earning cannot be reasonably determined, the change should be adjusted prospectively, that is included in current period statement of profit and loss. अगर हम ये जो चेंज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि 4 साल पहले मैंने ये एसेट को ऐसे दिखाया हुआ है, लेकिन ये चीज़ सोचो 12 साल पुरानी होती, और 6 साल से पुराने तो मैंने रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करे हुए, वो तो बुक्स सारी खत्म होगी, जल चुकी हैं, मैंने फेंक दी। 6 साल 7 साल पुराने प्रॉफिट्स का मैंने क्या करना है। तो अगर 12 साल पहले चेंज आया तो उसको तो मैं अब चेंज कर ही नहीं सकता, कहाँ से देखूंगा 12 साल में कितने प्रॉफिट है, सब कुछ था। देन व्हाट विल आई डू, तो मैं प्रोस्पेक्टिवली अपनी कुछ भी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी मेरे हिसाब से बनता है वो मैं सिर्फ करंट ईयर में ही चेंजेस कर दूंगा कि करंट ईयर के प्रॉफिट में मेरे अकॉर्डिंग ये चेंज आया है।
वैसे हम इसका जो इफेक्ट होता है, हालांकि चेंज तो इस ईयर में करते हैं, लेकिन चारों सालों की एडजस्टमेंट को यूज़ करके करते हैं। यहाँ पे हमें चारों सालों की एडजस्टमेंट नहीं यूज़ करनी, हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीधा प्रॉफिट में से ही वो चीज़ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा वहां तुम्हें समझाऊंगा, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ ये 3 पार्ट समझ लो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आता है, सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन चेंज होती है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो नहीं, एंड थर्ड, अगर एडजस्टमेंट हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट में नहीं कर सकते पुराने सालों के, देन इन दैट केस हम करंट ईयर में ही एडजस्टेड वैल्यू निकाल के इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अभी हमने देखा था चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एस्टिमेट का मैंने तुम्हें एग्जांपल क्या दिया था कि जैसे एसेट की लाइफ में चेंजेस हो गए तो उसको हमें बुक्स में दिखाने के नहीं दिखाना, तो अब उसकी भी थ्योरी, ये देखो गाइस सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, कुछ भी ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, क्वेश्चंस भी काइंड ऑफ थोरेटिकल ही हैं, तो भी मैंने बताया था जैसे। ठीक है, सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, an accounting estimate is a method adopted by an entity to arrive at estimated amount of financial statement. Most figures in the financial statement require some estimation. The exercise of judgment based on latest information available at time. At a later date, estimate may have to be revised as a result of availability of new information, more experience or subsequent developments. ये होते हैं हमारे accounting estimates. चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या बोलता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 8R, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड इफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स आर अफेक्टेड इन दो सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चेंज है करंट ईयर के, तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में उसको एडजस्ट कर देंगे, और अगर ये चेंज 3 साल पुराना चेंज है, हमने नहीं करा था, तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स दोबारा चेंज करेंगे, पूरी बुक्स दोबारा बनाएंगे। द इफेक्ट ऑफ चेंज शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम इनकम और एक्सपेंस क्लासिफिकेशन एंड इट वाज द ओरिजिनल एस्टीमेट। मतलब जो भी हमने एस्टीमेट में चेंजेस करे हैं, हम बिल्कुल दिखाएंगे कि इस एस्टीमेट की वजह से नया एस्टीमेट यूज़ करके जो भी हमारे प्रॉफिट में चेंजेस आने थे, वो चेंजेस चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, हमें उस टाइम पे दिखाना पड़ेगा। इफ़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इज मटेरियल, इट्स नेचर एंड अमाउंट मस्ट बी डिस्क्लोज। अगर इफेक्ट ऑफ चेंज बहुत ही मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका नेचर और अमाउंट हमें सारा अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों हमने ये चीज़ करी है। एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट्स, रेजिडुअल वैल्यूज ऑफ नॉन करंट एसेट्स यानी स्क्रैप वैल्यू, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। अब देखो मैंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था अकाउंटिंग पॉलिसीज में, बट दैट इज अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ये चीज़ तुम याद रखना कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एस्टीमेट एंड नॉट पॉलिसी। वो सिर्फ एक तरह से तुम समझाने के लिए लगा दो, मैंने बताया था। वारंटी प्रोविजंस बेस्ड अपॉन मोर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम्स फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू। वारंटी प्रोविजन क्या होते हैं, जैसे जो भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, तो जैसे इसने 1 करोड़ आइटम सेल की एक साल में, ठीक है, तो इसको पता है हर साल क्या होता है कि आउट ऑफ 1 करोड़ 5 to 10% जो लोग हैं वो वारंटी क्लेम करते हैं। अब वारंटी क्लेम करने का मतलब क्या होता है कि उनसे कोई पैसे नहीं आते, लेकिन उनके प्रोडक्ट में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि वारंटी में प्रोडक्ट्स, तो नॉर्मली 5 to 10 वारंटी में आते हैं। अब जब कंपनी को पता है कि हर साल नॉर्मली 5 to 10% लोग वारंटी क्लेम करते हैं, उनका खर्चा कंपनी को करना पड़ेगा, तो कंपनी उनके लिए पहले से ही एक प्रोविजन बना लेती है, एक अमाउंट अलग से निकाल लेती है कि यार हमने 1 करोड़ की सेल करी है, 1 करोड़ प्रोडक्ट की, इसमें से 5 to 10% प्रोडक्ट पे जो भी हमारा खर्चा होगा उसको अलग से निकाल के रख लो, क्योंकि अगर कोई बंदा वारंटी क्लेम करता है तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट के पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स हम परचेज करेंगे ना, तो हम यहाँ से उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे रादर देन अपनी जेब से बार बार पैसे निकालना। अलग से अपने जब सेल होगी अलग से पैसा निकाल के अपने पास रख लो, इसको प्रॉफिट में ना इंक्लूड करो। दैट इज लाइक अ प्रोविजन फॉर वारंटी। अब आगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक बार देखते हैं, कुछ खास नहीं है ये।
If a non-current asset has a depreciable amount of 5,000 to be written off over 5 years, different depreciation methods such as straight line or reducing balance method all represent different estimate techniques. The choice of method of depreciation would be estimation technique whereby the policy of writing off depreciable amount of non-current asset over the useful life would be estimation technique. Therefore implement the measurement aspect of the accounting policies. Basically measurement aspect of कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो guys, just leave this part, not important. अब ये देखते हैं illustration number 2. Which of the following is a change in accounting policy as opposed to change in accounting estimate? अब guys यहाँ पे जो important point ये है, how will you know कि वो change in accounting policy है या change in accounting estimate? तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ change in accounting policy है या change in accounting estimate है. So बात ये है accounting policy के लिए जो हमने ऊपर 3 चीज़ें पढ़ी थी. क्या क्या पढ़ा था हमने accounting policy के लिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा तो एक तो आता है रिकॉग्नाइजेशन, कि या तो रिकॉग्नाइजेशन में कोई चेंज है या फिर प्रेजेंटेशन में कोई चेंज है, जैसे यहाँ पे था कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का, या फिर मेजरमेंट में कोई चेंज है कि हम पहले मेजरमेंट अलग तरीके से करते थे अब अलग तरीके से करते हैं. तो अगर तो इन तीनों में कोई चेंज है देन इट विल बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर इन तीनों का कोई रोल नहीं है, जो चेंज हुआ है वो इन तीनों की वजह से नहीं हुआ, सो दैट विल बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज अकाउंटिंग पॉलिसी एज अपोज टू द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट टेक्निक्स. An entity has previously charged interest occurred in connection with construction of tangible non-current asset to statement of profit and loss. Following the revision of IAS, in accordance with the revised requirement of that standard, it is now capitalized as interest. इसका मतलब क्या है, पहले हम जो इंटरेस्ट, तुम्हें याद होगा हमने बोरिंग कॉस्ट चैप्टर पढ़ा था कि इंटरेस्ट हमारा कंस्ट्रक्शन से पहले जो खर्चा होता था उसको हम कॉस्ट में ऐड करते थे, है ना. बट इससे पहले जब वो बोरिंग कॉस्ट आईएएस नहीं बना था तो सारा का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस में जा रहा था, लेकिन स्टैंडर्ड बनने की वजह से वो इंटरेस्ट क्या हो गया, वो इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया. तो पहला ये चेंज है. सेकेंड, एन एंटिटी हैज प्रीवियसली डेप्रिशिएटेड व्हीकल्स यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 40%. इट इज नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर ओवर 5 years. अब इसमें एस्टिमेट चेंज हुए. An entity has previously shown certain overheads with cost of sales. It is now shown as overheads with administrative expense. An entity has previously measured inventory at weighted average cost, now measured inventory at FIFO method. So सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि वो जो 3 चीजें हमने पढ़ी थी, एक थी recognition, एक थी presentation और एक थी मेजरमेंट. इन तीनों में से अगर ये चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इन तीनों से रिलेटेड है तो वो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो पहला जो है दैट इज एन एंटिटी हैज प्रीवियसली चार्ज इंटरेस्ट. अब स्टैंडर्ड के आने की वजह से हमें चेंजेस करने हैं, दैट मीन्स रिकॉग्नाइजेशन, कि स्टैंडर्ड के आने की वजह से अब हमें इसको अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करना है. सो दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. आई एम राइटिंग पॉलिसी. सो दिस पार्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है, नेक्स्ट, एन एंटिटी हैज प्रीवियसली डेप्रिशिएटेड व्हीकल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. ये तो सिंपल है हमारा एस्टिमेट. दिस इज सिंपल एस्टिमेट. An entity has previously shown certain overheads within cost of sales. अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन में चेंज आ गया. अब ये प्रेजेंटेशन में चेंज है तो ये पॉलिसी हो जाएगा और ये वाला हमारा एस्टिमेट. ठीक है, नहीं सॉरी, मेजरमेंट में आएगा आई थिंक. लेट मी जस्ट चेक. हाँ, सो दिस इज मेजरमेंट. हालांकि एसेट में हम चेंजेस करते हैं, इफ वी चेंज इन एसेट स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, वो हमारा एस्टिमेट में आता है. लेकिन जब हम फिक्स एसेट की वैल्यूएशन चेंज करते हैं, फीफो मेथड या लीफो मेथड, दैट इज अ मेजरमेंट,
कि हमने जैसे एसेट में हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या रिप्लेसमेंट मेथड था, तो मेथड ही चेंज कर दिया, दैट इज मेजरमेंट चेंज कर दी, तो ये भी हमारा हो जाएगा पॉलिसी। सो अगर कोई चीज इन तीनों में आ रही है तो वो होगा चेंज इन पॉलिसी, और अगर कोई चीज इन तीनों में नहीं आ रही देन दैट विल बी अ प्योर एस्टिमेट। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, पॉलिसी और एस्टिमेट में ये डिफरेंस होता है। वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट आता है प्रायर पीरियड आइटम्स। अब प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, प्रायर पीरियड एरर्स क्या होते हैं? जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हमारा चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स F3 में, जिसमें हमने सिर्फ एरर्स ठीक किए थे उनकी जर्नल एंट्रीज पास करके। ठीक है, यहां पे वो चैप्टर पूरा करने की जरूरत नहीं है, ना मैं उसका लिंक दे रहा हूं, जस्ट तुम्हें वैसे ही बता रहा हूं। तो उसका इफेक्ट क्या होता है बुक्स में? सो prior period errors are omission from and misstatement in the financial statement for one or more prior period arising from failure of the information that was available when financial statement for those period were authorized for issued could be reasonably be expected to have taken into account in preparing those financial statement। सिंपल सी बात, कोई इतना डिटेल में नहीं, हमने उस टाइम पे गलती कर दी। Such error include mathematical mistakes, mistakes in applying policies, oversights, fraud। Basically जैसा हमने पढ़ा था ना, चार हमारे errors होते थे, errors of omission, error of commission, principal, वो चीज़। Current period errors that are discovered in that period should be corrected before the financial statements are authorized for issued। अगर इस साल बुक्स बनाते बनाते हमने कोई गलती करी है तो बुक्स को फाइनलाइजेशन से पहले हमें वो एरर्स ठीक करने हैं। तो जैसा तुम्हें वो चैप्टर याद होगा, उसमें मैंने जब हम सस्पेंस बनाते थे, याद है हमने कुछ जगहों पे सस्पेंस बनाया था, वो होते थे हमारे करंट पीरियड एरर कि अभी गलतियां हो रही हैं, इन वजह से हमारा सस्पेंस अकाउंट बना था, उसको ठीक करना है। और प्रायर पीरियड एरर क्या होते हैं? जब हम सस्पेंस की जगह लिखते थे इसको प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम सस्पेंस की जगह लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस, कि ये खर्चा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अभी डिटेल में मत पढ़ो, छोड़ो, मैं इसको बाद में कराऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सिंपल, अगर अभी कोई गलती हुई है तो बुक्स बनाने से पहले ठीक करनी है। पहले अगर कोई गलती करी है तो उसका क्या करेंगे? अगर जैसे 2017, 2018, 2019, 2020, हम 2020, चलो प्रैक्टिकली हम 2021 में बैठे हैं। इस साल अगर हमने कोई गलती करी है तो इस साल ठीक करके कर देंगे बुक्स बनाने से पहले। इस साल हम वैसे ही, हमारा एक अकाउंटेंट था, वो पिछले तीनों सालों की बुक्स चेक कर रहा था रैंडमली, तो उसको पिछले सालों में भी एक बहुत बड़ी गलती मिली या काफ़ी गलतियां मिल गई। तो उन गलतियों को इस साल हम कैसे ठीक करेंगे, क्या उसका इफेक्ट आएगा? तो दैट इज करेक्टिंग अ प्रायर पीरियड एरर। कैसे हम पुराने एरर को ठीक करते हैं? तो देखो, प्रायर पीरियड एरर्स आर डेल्ट बाय, कैसे ठीक करेंगे? Restating the opening balance of asset, liabilities and equity as if the error has never occurred and presenting the necessary adjustment to opening balance of retained earning in the statement of changes in equity। मतलब हम तीनों सालों के वो एरर उस साल ठीक करके हम ये देखेंगे कि अगर हम तीनों साल ऐसे ठीक करके बुक्स बनाते तो एसेट्स में क्या चेंज आता और प्रॉफिट में क्या चेंज आता, वो चीज हम दिखाएंगे इस साल की शुरुआत में। हम जब ये वाली बुक्स बनाएंगे 2021 की, तो 21 में हम ओपनिंग बैलेंस जो प्रॉफिट का यानी रिटेन्ड अर्निंग का और एसेट्स का, वो लेके चलेंगे जो हमारे एसेट्स ठीक होने के बाद बन रहा था। ये तुम्हें प्रैक्टिकल से पता चलेगा, लेकिन अभी थोरेटिकली कि ये गलतियां अगर हम ना करते तो हमारे एसेट्स कितने होते, गलतियां ना करते तो प्रॉफिट कितना होता, वो एसेट्स और प्रॉफिट की वैल्यू हम ओपनिंग बैलेंस लेके चलेंगे। रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव फिगर्स प्रेजेंटेड, ये भी सेम जैसा हमने ऊपर करा था एसेट्स के लिए पॉलिसीज और वो वाला, सेम हम सारे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल सब कुछ चेंज कर देंगे, अपना पूरी फिगर चेंज कर देंगे। Disclosing within the accounts a statement of financial position at the beginning of the earliest comparative period, in effect this means that the three statement of financial position will be presented with a set of financial statement
एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। छोड़ो इसको, प्रैक्टिकल से करेंगे सॉल्व, बड़ा कंफ्यूज कर रखे हैं इन्होंने, पागल बना रखे हैं। चलो ये देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है? During 2001, a company discovered that certain items have been included in inventory at 31st December 2010 at a value of 2.5 millions. हमने स्टॉक के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर क्लोजिंग स्टॉक यानी 2.5 मिलियन का कुछ डाला हुआ था, बट दे हैड इन फैक्ट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड, ईयर एंड से पहले वो चीज सेल हो चुकी थी। The original figures reported for the year ended 31st December 2010 and for the figures for current year 2011, 10-11 बोलो या 1-2 बोलो, 0-1 बोलो, आर फिगर्स, ये हमें फिगर्स गिवन है गलती से पहले। द रिटेन्ड अर्निंग ऑन 1st January, मतलब इस साल की शुरुआत में हमारी रिटेन्ड अर्निंग थी इतनी। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड 2.5 मिलियन एरर इन दी ओपनिंग इन्वेंट्री। यहां पे जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसमें ओपनिंग जो स्टॉक है उसमें 2.5 मिलियन हमने गलती से दिखा दिया। तो अब हमें यह बताना है कि हम जब नई स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंज होगा। अब देखो ध्यान से गाइस, इसमें क्या होगा। सबसे पहले हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में गड़बड़ थी, तो मैं अपनी बुक्स बनाऊंगा 2000 ये सोच के कि अगर वो गलती ना होती, थोड़ा सा इधर लिखता हूं 2000 और 2001, या इसको इसी फॉर्म में लिखता हूं, तो सेल्स तो सेम रहेंगी, सेल्स में तो कोई चेंज आया नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2001 के कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने ओपनिंग स्टॉक ये वैल्यू दिखाई हुई है 2.5 मिलियन। तो 2.5 मिलियन को अगर मैं इस फिगर्स में कंपेयर करूं, सो इट्स विल बी 2500, इट विल बी 2500। तो 2500 की फिगर मेरी ओपनिंग स्टॉक में है। तो मैंने एक चीज तुम्हें F3 में बताई थी कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाया होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमने ज्यादा दिखा दिया दैट मीन्स प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखा दिया दैट मीन्स प्रॉफिट भी कम दिखा दिए। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा कि अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट मैंने कम दिखाए होंगे, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट्स मैंने ज्यादा दिखाए होंगे। तो 2001 में मैंने 2.5 मिलियंस के ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए थे। अब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिए थे मतलब मैंने प्रॉफिट कम कर दिया था। गलती से मैंने ओपनिंग स्टॉक 2001 में ज्यादा दिखा दिया था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गए थे, तो मुझे वो प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है 33500, या अच्छा वो तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा ना, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी। प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा जैसे मैंने बताया था कि इसका इनवर्स रिलेशन होता है, बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस, मैं यहां लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, तो ओपनिंग स्टॉक कम करना पड़ेगा। अब ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा। मैंने जो तुम्हें बताया था यहां पे, ये पार्ट जो बताया था दैट रिलेट्स टू प्रॉफिट, कि ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम दिखाया होगा, तो मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बढ़ा कैसे, इन्होंने वो चीज यहां बताई है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने गलती से ज्यादा दिखा दिया था तो मुझे ओपनिंग स्टॉक कम करना पड़ेगा। तो 2500 से मैं ये टोटल वैल्यू कम कर देता हूं, सो 33500, मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ गाइस डायरेक्टली। 335, चलो यहाँ कर देता हूँ, तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, हर चीज़ आप कैलकुलेटर पे करते हो। सो 33500 माइनस 2500, सो ये हो जाएगा 31000। तो यहाँ से 31000 माइनस होगा, तो 52100 माइनस 31000, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मेरे इंक्रीज हो गए उस वैल्यू से जो मैंने यहाँ बताया था। ओपनिंग स्टॉक कम ज़्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम होंगे, तो प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे।
देखो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उस वैल्यू से बढ़ गए। ठीक है, दूसरा 2000 में मैंने क्लोजिंग स्टॉक अपना ज्यादा दिखा दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करना पड़ेगा। अब यहां था 30200। अब देखो ध्यान से गाइस, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक ध्यान से देखना, मैथ सही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज्यादा दिखा दी, मतलब इस पूरे टोटल में से मैंने ज्यादा वैल्यू माइनस कर दी। अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे कम करना है, दैट मीन्स पूरी वैल्यू में जितने से मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम करना है, जैसे 100 माइनस 8, ये कितना होता है 92। बाद में मुझे पता चला कि मुझे 8 नहीं, मुझे 6 माइनस करना था, तो 2 से मेरा ये चीज कम हो जाएगी। अब 2 से अगर ये चीज कम हो जाएगी तो ये वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी, दैट मीन्स 94, क्योंकि 8 मुझे गलती से मैंने 8 दिखा दिया जबकि दिखाना था 6, मैंने ज्यादा वैल्यू माइनस कर दी। सेम वे क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज्यादा माइनस कर दिया, 2500 से नहीं करना था, तो 2500 में यहां पे ऐड कर दूंगा। सो दैट मीन्स 30200 प्लस 2500, ये हो जाएगा 32700, ये माइनस होना था। और जो नेट प्रॉफिट मेरे आने थे 4300, सो दिस इज 15600। ठीक है, 15600। अब तुम टैक्स में हमें कुछ ऐसा नहीं बताया हुआ कि कितने परसेंटेज टैक्स था, कुछ था, तो जो हमने पे किया वो एज इट इज वही लिख देंगे। तो इस साल था 4600, इस साल था 4300, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा ये हो जाएगा 11300 और वो हो जाएगा 16500। सो दिस विल बी दी नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो है कि मुझे दोनों सालों की मैंने बुक्स ही चेंज कर दी, दोनों सालों के मैंने प्रॉफिट्स में चेंज कर दिए, पूरी बुक्स चेंज कर दी। अब जो रिटेन्ड अर्निंग वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, ये चीज ध्यान से देखना कि रिटेन्ड अर्निंग में मैं क्या करूंगा। मैं थोड़ी सी यहां पे जगह यहां कर बनाता हूं। अब रिटेन्ड अर्निंग का मैं चार्ट बनाऊंगा। रिटेन्ड अर्निंग 2000 एंड 2001, पहले 2000 का बनाते हैं फिर 2001 का बनाते हैं। तो 2000 में हमें दिया हुआ है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग एट द 2000 में था 11200 मिलियन। तो ओपनिंग 2000 में थी 11200। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, 11200। उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं, चलो वो तो बाद में करेंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ देता हूं, 11200। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2000 में हमारे नेट प्रॉफिट कितने आए थे एडजस्ट करने के बाद, वन 11300 प्रॉफिट आए थे। तो 11300 मैंने प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिए। सो मेरे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग एट द ईयर एंड कितनी होगी 22500। 22500 मेरी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग होगी। अब गाइस यहां पे ध्यान से देखना, अब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 2001 की, हाँ, मैं लिख तो 22500 सकता हूं कि मैं पूरी बुक चेंज कर रहा हूं, बट ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग मेरी एक्चुअली कितनी थी, अच्छा देखो गाइस, सो बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग तुम्हें फर्स्ट ईयर की पता चल गई। 2001 की मेरी जो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग आएगी वो वैसे तो नेट ओपनिंग लिखता हूं मैं यहां पे, वैसे तो आएगी 22500 क्योंकि हम बुक्स सारी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें बुक्स में एक्चुअली दिखाना पड़ेगा कि पहले हमारी रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, तभी तो जो चेकर है उसको पता चलेगा ना कि हमने क्या प्रायर पीरियड आइटम में चेंज किया। अगर हम बुक्स एज इट इज ही दिखा देंगे सारी की सारी, कोई मतलब चेंज ही पूरा दिखा देंगे, तो पता कैसे चलेगा कि इन्होंने गलती की थी। तो लॉ में
आईएएस में बोला गया है कि अगर हम कोई भी प्रायर पीरियड चेंजेस करते हैं तो हमें इनडायरेक्टली उसको बुक्स में रिफ्लेक्ट करना है। अब तुम बोलोगे कि सर बुक में रिफ्लेक्ट कैसे करें, यहां तो ये तो साल चला गया तो यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक्स तो करंट ईयर की बनेंगी। तो करंट ईयर में हम क्या करेंगे, पहले तो मेरा नेट ओपनिंग ये वाला बैलेंस आ जाएगा। करंट ईयर के प्रॉफिट थे 16500, सो दैट मीन्स प्लस 22500, सो 39,000 के मेरे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ गए, दैट इज गुड। लेकिन इस प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट जो 2500 वाली है उसको मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा। देखो ओपनिंग था मेरा 2000 का 11200, इस ओपनिंग के बाद मैंने गलती से प्रॉफिट कितने दिखाए थे 13800 2000 के, दैट मीन्स 11200 माइनस 13800, सॉरी 11200 प्लस 13800, प्रॉफिट्स जो मैंने एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस दिखाया था वो दिखाया था 25,000। मतलब प्रॉफिट जो मेरा था वो एक्चुअली था 25,000 जो मैंने बुक्स में दिखाया था ओपनिंग। लेकिन मेरा जो प्रॉफिट अब आ रहा है जो बुक्स की चेंजेस करने के बाद आ रहा है वो 22500 आ रहा है। सो मतलब 2500 यहां से माइनस हो जाएंगे एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। तो जब मैं इस साल की बुक्स बनाऊंगा रिटेन्ड अर्निंग, मैं ये शो करूंगा कि वैसे मेरा ओपनिंग 25,000 था लेकिन पिछले साल के एडजस्टमेंट की वजह से आ रहा है 225, सो दैट मीन्स 2500 मेरे यहां से माइनस हो जाएंगे एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। तो तुम्हें एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन कैसे आई यहां पे, हालांकि इसमें तो सिर्फ एक ही बात है, अगर 15-20 चीजें चेंजेस हो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल तुम ओपनिंग बैलेंस निकालोगे जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रॉफिट क्या आने चाहिए थे वो प्रॉफिट नेट ओपनिंग अगले साल में आ जाएंगे यानी करंट ईयर में, और करंट ईयर के जो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट है। अब इसमें और जो हमने एक्चुअली प्रॉफिट ओपनिंग में दिखाया था उसमें जो भी डिफरेंस आएगा हम उसको लिख देंगे एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गया गाइस। तो सिंपल जो भी हमारे प्रॉफिट्स आए हैं वो तो हमें दिखाने ही दिखाने, जैसे मैंने बताया था बुक्स पूरी चेंज कर देंगे, लेकिन करंट ईयर में आज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताना पड़ेगा कि ये पुरानी गलती की वजह से चेंज हुआ है। तो हम एक्चुअल प्रॉफिट्स वो दिखा देंगे जो हमारे ओपनिंग थे, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग जो हमारी एक्चुअली थी विच इज 11200 प्लस जो एक्चुअल प्रॉफिट थे, और उसमें से फिर हम जो भी इन दोनों के बीच में चेंज होगा वी विल शो दैट एज प्रायर पीरियड आइटम। अभी आगे इसके और ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, ये वीडियो मैं इतनी बना रहा हूं अभी क्योंकि ये चैप्टर में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर मैं एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर कर दूंगा तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो बेटर है अभी ये सारी चीजें समझो। और एक चीज मैं बोलूंगा गाइस, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तुम खुद भी जरूर ट्राई करना, एक बार समझ लो क्वेश्चन फिर तुम खुद भी ट्राई करना। जब तुम खुद अपने हाथ से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, खुद कॉपी में सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, और बाकी ऊपर वाला जो मैंने बताया है वो सारी चीजें लर्न कर लेना, ज्यादा कुछ करा नहीं है बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वाइज, तो हमें इसको करना है। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।